सो वेलकम बैक सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू अगेन। थैंक यू वेरी मच सर। आज की पॉडकास्ट में मेरा सबसे बड़ा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऐसे क्या रीजंस हैं और ऐसा क्या हो रहा है अमेरिका में जो अमेरिका एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इतनी ज़्यादा पेस से, इतनी ज़्यादा स्पीड से आगे डेवलपमेंट कर रहा है, और ऑन द अदर हैंड इंडिया जिसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा बैक हैंड पे चल रहा है और उसके पास ना तो कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे कि वो फ्यूचर में आगे बढ़ सके। तो इंडिया और अमेरिका ये क्या गेम खेल रहे हैं इंटरनली? मतलब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि अमेरिका इंटरनली ऐसी क्या चीज़ें कर रहा है जो उसको इतना आगे लेके जा रही हैं। यस यस, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि आज के टाइम पे पूरी वर्ल्ड में सिचुएशन ही ऐसी हो रखी है कि अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप इंटरनली क्या हो रहा है ये सबके दिमाग में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन रखी है कि क्या पता ट्रंप इंडियन बंदा हो, ट्रंप रशियन एजेंट तो नहीं है। मतलब ऐसी बड़ी सारी थ्योरीज आगे आ रही हैं। मैं आपको शुरू से समझाता हूं। हम स्टोरी को शुरू से लेके चलते हैं कि क्यों अमेरिका इतना पावरफुल है एज कंपेयर टू इंडिया, रशिया और अदर कंट्रीज। एक तो सबसे जो बड़ा रीजन है, पूरी वर्ल्ड का मोर देन 55% ऑफ द टोटल कैश फ्लो अमेरिका से होके गुजरता है, चाहे वो वहां के सेंट्रल बैंक से हो, चाहे उसकी डॉलर करेंसी की वजह से हो। पूरी वर्ल्ड का 70% मार्केट कैप आज के टाइम पे अमेरिका की कंपनीज के पास है। अमेरिका की 5 कंपनीज, फेसबुक, मेटा जो फेसबुक के साथ ही कोरिलेटेड है, टेस्ला होगी, और ऐसी बड़ी बड़ी और 2-3 कंपनीज, एप्पल, गूगल, ये इंडिया की एंटायर स्टॉक मार्केट से भी बड़ी है। मतलब उनकी एक एक कंपनी सिंगल सिंगल हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इस मोमेंट पे आके ना हमारी इंडिया के पास एक बैकफुट पे आ जाता है कि हमारी इकोनॉमी उनसे जितनी स्ट्रांग नहीं है। हमारी तो गूगल की नेटवर्थ में भी $4 ट्रिलियन के करीब है, और इंडिया की जीडीपी है इतनी। और ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है कि पूरी वर्ल्ड का और ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है कि पूरी वर्ल्ड का इतना ज्यादा कैश फ्लो, इतना ज्यादा मार्केट कैप एक सिंगल कंट्री के पास है। इससे पहले, ये बहुत साल पहले सिर्फ इंडिया में था, क्योंकि इंडिया के पास पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पाइसेस थे, सबसे ज्यादा खाने की फैसिलिटीज थी, हमारा ट्रेड सबसे अच्छा था वर्ल्ड में। आज से कुछ साल पहले ये इंडिया के साथ होता था। अब ये सेम चीज अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, और ये अमेरिका का जो डोमिनेशन है ना, ये इंडिया को एक बैकफुट पे ला रहा है, क्योंकि इंडिया के पास अब ना तो मार्केट कैप बची है। इंडिया के पास एज कम्पेयर सिर्फ 5 से 6% मार्केट कैप है पूरी वर्ल्ड की, और ऑन द अदर हैंड अमेरिका 70% लेके चल रहा है। तो आप ऐसी कंट्री से तो compete कर ही नहीं सकते जो पूरे दुनिया में अपना सामान बेच रही है, और एक वो कंट्री जो अपने देश में अपना सामान नहीं बेच पा रही। आई एम नॉट श्योर, बट अमेरिका के एक ब्यूरोक्रेट थे, हाँ, अमेरिका के एक ब्यूरोक्रेट थे जिराज, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मिमेटिक डिजायर का। मतलब पूरी दुनिया में जो ह्यूमन बीइंग है उसकी ऑलमोस्ट सेम डिजायर है, उसको सेम चीजें चाहिए, और जब उस एक ही चीज के पीछे सारी दुनिया की पॉपुलेशन लड़ेगी तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई हर चीज की लिमिटेड है। तो वो उस चीज को पाने के लिए सब लोग लड़ना शुरू कर देंगे, और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए वो एक सिंपल प्रॉब्लम फेस करेंगे कि एक उनमें से लीडर आएगा जो उन्हें झूठ कहेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स है और ये हो रही है सिर्फ इस बंदे की वजह से। मतलब जैसे मान लो एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम हर मैचेस हारती जा रही है, तो क्रिकेट टीम या पूरी दुनिया, उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या कहेगी, ये कोच की गलती है, तो कोच को निकाल देंगे। तो उनको एक टेम्परेरली, उनके मन को एक जैसे कहते हैं ना सॉल्यूशन मिल जाएगा, या उनका मन एक सही हो जाएगा कि हाँ जी, अब कोच हट गया, अब नवा कोच आएगा तो टीम हमारी फिर से जीत सकेगी। मतलब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हो, लीडर विल राइज हु विल टेल अ लाई विद सच अ कन्विक्शन दैट अ पर्सन विल बी एग्रीड टू किल समवन फॉर फॉर द एंडिंग ऑफ हिज प्रॉब्लम। मतलब अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप किसी भी आदमी को मार सकोगे, इस हद तक ह्यूमन जा सकता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि कोई भी बंदा या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कंट्री अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक स्केपगोट लेगी, उसका गला काटेंगी और सोचेंगी हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। और जब ये लार्ज स्केल पे चीज चली जाती है ना, जब ये कंट्रीज के लेवल पे बात आ जाती है, तो मोस्टली जो हर हर चीज में होता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को मारती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, चलो इंडिया के केसेस में कुछ नहीं बोलते, आप जर्मनी का केस ले लो। जर्मनी में हिटलर और जो आर्यन रेस थी वो मेजॉरिटी में थी, और जो ज्यूज थे वो माइनॉरिटी में थे। तो अब हिटलर को एक वो मिल गया कि हाँ, ये ज्यूज हमारी प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम ज्यूज नहीं थे। ज्यूज की एक जो इमेज बनी हुई थी कि वो ब्रिटेन की हेल्प करते हैं या वो गलत लोग होते हैं, वो थी। बट
अब उसको एक सॉल्यूशन चाहिए जो जिससे उसकी जनता खुश हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो उन्हें झूठ बोलेगा कि ज्यूज ऐसे होते हैं, ज्यूज वैसे होते हैं, और उन ज्यूज को मार के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी? आप खुद सोचो, एक बंदे को मार के किसी की प्रॉब्लम कैसे खत्म हो सकती है? उल्टा उस बंदे को साथ लेके अगर आप उससे अपना काम कराओ या कुछ कराओ, तो मे बी आपकी प्रॉब्लम कम हो जाए या आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब अमेरिका इंडिया को एज अ स्केपगोट यूज कर रहा है अपनी जनता को मैनिपुलेट करने के लिए। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही समझे कि अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को स्केपगोट बना रहा है। मतलब किसी हमारी जैसी कंट्री को जिसके पास अमेरिका को देने के लिए कुछ नहीं है, उससे अमेरिका को क्या फायदा है जो इंडिया को वो एज अ स्केपगोट बनाएगा? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को एक स्केपगोट बना रहा है अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। बट जो सबसे बड़ा रीजन है ना अमेरिका का इंडिया को एज अ स्केपगोट दिखाने का, या उसको जो फायदे हैं और उसको एक क्या प्लस पॉइंट मिल जाएगा अगर इंडिया उसकी रेस में ना आए। इंडिया एज कंपेयर्ड पुरानी अब भी एक बहुत रिच कंट्री है, यहाँ लोगों पे पैसा नहीं है बट जिन पे है उन पे अच्छा खासा है, और इंडिया इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि अगर पूरे वर्ल्ड में कोई क्राइसिस आ जाए तो इंडिया खुद जिंदा रह सकता है, जबकि दूसरी कंट्रीज को कोई ना कोई चीज, मतलब इंडिया में सब है बट थोड़ा थोड़ा है, बट कई कंट्रीज में सिर्फ कुछ ही चीजें हैं वो अबेंडेंट में है, पर बाकी चीजें है नहीं। इसका नुकसान उनको एज कंपेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा हो सकता है। इंडिया एज कल्चरी और इकोनॉमिकली भी एक अच्छी रिच कंट्री है। इंडिया सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडियन है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इंडियन है। बट जो मेन प्रॉब्लम है ना, इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा वीक है। और जब अमेरिकन जर्नलिज्म, अमेरिका की न्यूज, अमेरिका की मीडिया इंडिया को एक एज अ पुअर कंट्री, एज अ पॉलिटिकल इनस्टेबल कंट्री दिखाती है ना, तो वहां के लोग खुश होते हैं कि हाँ जी, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, कि आर कंट्री इज मच मोर बेटर देन द इंडिया। इंडियन कम्युनिटी इज अ वेरी नॉन कल्चरल, पुअर, एंड यू कैन से दे आर ऑफ द ब्लैक रेस। अमेरिकन आर वाइट एंड दे बिलीव इन दिस। ठीक है, आप सबसे बड़ा उनको फायदा पता है क्या होगा? एक जब उनके लोग खुश होंगे ना कि देखो जी हम अच्छा रह रहे हैं, या हम ऐसे कर रहे हैं, हम इंडिया पे इतने टैरिफ लगा रहे हैं, इंडियन लोगों की वजह से हम पैसे कमा रहे हैं, तो वहां की जनता खुश होगी। एक तो उन्हें वोट इजीली मिलेंगे, उनकी जो गवर्नमेंट आएगी, जैसे अभी ट्रंप की गवर्नमेंट चल रही है, उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, उन्हें एक बेस मिल जाएगा, एक कॉज मिल जाएगा कि हाँ जी हमने तो इंडिया इंडिया इनस्टेबल थी पॉलिटिकली, हमने वहां पे एक बंदा लाया, हमने उसे एज ए डिक्टेटर बिठा दिया और अब इंडिया का कल्याण हो रहा है। ठीक है, वो अपनी एक इमेज बना ली कि हाँ जी हम सारी दुनिया का भला करने आए हैं। और इसका नुकसान पता है क्या होगा? इंडियंस देखेंगे कि इंडिया में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंडिया बैकवर्ड क्लास में जा रहा है, इंडिया इकोनॉमिकली भी वीक है, टेक्नोलॉजिकली भी वीक है, और कल्चरली भी वीक है। तो यहाँ के जो रिच क्लास है या यहाँ की जो एजुकेटेड जनता है वो अमेरिका शिफ्ट होना शुरू होगी। एक तो अमेरिका वैसे ही हमारे देश के अच्छे लोग, अच्छे रिच लोग सारे अट्रैक्ट करती है, सारे वहां चले जाते हैं। और इसका नुकसान इंडिया को ऐसे होगा कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया से हट के अमेरिका शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हमारी जीडीपी गिरने का एक चांस रहेगा कि अगर कुछ भी होए तो हमारी जीडीपी गिर जाएगी, क्योंकि मानो चाहे ना मानो बड़े जो रिच पीपल ही हैं वही पुअर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अगर एक बिजनेसमैन नहीं होगा तो एक एम्प्लॉयर को जॉब कहां से मिलेगी? मतलब जॉब के लिए बिजनेस होना भी तो जरूरी है ना। तो यही काम वो चाइना के साथ क्यों नहीं करता? चाइना के पास भी तो इतनी पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू इंडिया। उनकी कई चीजें इंडिया से भी बुरी हैं। इंडिया की तो पॉलिटिक्स वीक है, वहां तो डिक्टेटरशिप है, वहां कम्युनलिज्म है इतना ज्यादा। तो अमेरिका उसको इतना ज्यादा अपोज क्यों नहीं करता? वो चाइना जैसी, एक तो जब वो चाइना के ऑपोजिशन में खड़ा है कि वो चाइना से उसकी बनती नहीं है, फिर भी वो इंडिया को स्केपगोट क्यों बनाएगा? वो चाइना को क्यों नहीं बना रहा? चाइना तो उसका इतना बड़ा दुश्मन है, वो आर्मी और मिलिटरीली भी उसको इतना ज्यादा डराता धमकाता है, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं लड़ लेता उससे? आपका पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है कि अमेरिका एज चाइना को भी तो अपना स्केपगोट बना सकता है, क्योंकि चाइना भी तो इकोनॉमिकली अमेरिका जितनी रिच नहीं है, यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। और जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है ना, तो सरकार एक बहुत दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होती है कई सारी चीजों के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो वहाँ की वेलफेयर हो। तो इस मामले में चाइना एक प्लस पॉइंट में पता है क्यों आ जाता है? चाइना के पास ना रेयर अर्थ आइटम्स बहुत ज्यादा है।
चाइना में, ताइवान में, जो ताइवान अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री कहता है, बट चाइना आज नहीं तो कल ताइवान को ले सकती है, मतलब चांसेस हैं कुछ, आप पक्का तो कह नहीं सकते। तो जो चाइना है ना, उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ज्यादा है, मतलब चिप्स ताइवान, वर्ल्ड की 99% चिप्स ताइवान बना रहा है। अगर चिप्स नहीं होंगी तो हमारे मोबाइल, कंप्यूटर्स, ये लैपटॉप, ये कैमरा, गाड़ियां, ये रॉकेट्स, कुछ भी नहीं चलेगा। और चिप्स एक ऐसी एसेंशियल नीड है जो कि सारी कंट्रीज, सारी कंपनीज, हर एक बिजनेस को आज के टाइम पे चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद आता है जो, जैसे अब हर कंट्री में रेवोल्यूशन आ रही है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो नहीं कह सकेंगे, इसे ईवी रेवोल्यूशन कह लो, कि कार्स और अलग अलग जो फैक्ट्रीज हैं वहां पे इलेक्ट्रिकल, मतलब पेट्रोल डीजल की मशीन से हटके इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली मशीनें ज्यादा आ रही हैं। जैसे ईवी कार्स आ चुकी हैं, ईवी स्कूटीज तो इंडिया में चलती बहुत ज्यादा हैं। और इससे फायदा पता है क्या होगा, कि अब चाइना पे ना पूरे वर्ल्ड का में भी 50 to 60% लिथियम रिजर्व है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी है, उसकी बैटरी बनानी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी तो बैटरी पे, उसकी बैटरी बनानी है तो आपको चाइना से ही लिथियम खरीदना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ वहां से चलो जहां भी वो सारी डॉट्स मिल के चाइना पे ही जा रही हैं, सारी डॉट्स कनेक्टेड चाइना से ही है, कि चाइना इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा, सारी कंट्रीज ऐसे ही लिथियम लेंगी। और जो फ्यूचर है वो पेट्रोल डीजल का है कि तो है नहीं, क्योंकि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है और ये कुछ ही सालों में खत्म होने वाला है। तो अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएंगी, नए नए मशीन्स आएंगी, उतनी ज़्यादा हमको लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी। और ये पूरी दुनिया की डेवलपमेंट रोकने की एक वो बन सकता है, क्या बोलते हैं, की पॉइंट एक फोकस पॉइंट बन सकता है, कि अगर लिथियम नहीं होगी तो पूरी दुनिया की डेवलपमेंट रुक जाएगी। एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि अमेरिका कभी भी चाइना को स्केपगोट नहीं बना सकता। मतलब सिर्फ लिथियम और चिप्स के चक्कर में अमेरिका चाइना को कुछ नहीं कह रहा कि मतलब उनकी ईवी रुक जाएगी। और जो, और जो दूसरा पॉइंट है ना, वो ये है कि जो एज कंपेयर टू इंडिया या अदर कंट्रीज, अमेरिका में ना, सॉरी अमेरिका में नहीं, चाइना में ना डिक्टेटरशिप है। वो एक तो पॉलिटिकली इतने ज्यादा स्ट्रांग है, उनको कोई डिसीजन लेना, उनको कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बनानी, उनको कोई 100 पार्टियां नहीं बनानी, उन्होंने कोई जनता से रेफरेंडम नहीं कराना कि हाँ जी आप इस चीज के सपोर्ट में हो या इसके अपोज में हो। और वहां की जनता भी ऐसी है कि जो सरकार कर रही है मोस्टली वो फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि चाहे डिक्टेटरशिप है, बट चाइना जितनी डेवलपमेंट, चाइना जितनी एम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में आज तक कहीं नहीं है। ओह, एम्प्लॉयमेंट से याद आया, अगर किसी भी कंट्री को कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करानी है तो चाइना के अलावा आप कहीं जा ही नहीं सकते। कहते हैं अगर अमेरिका चाइना की जगह अमेरिका में प्रोडक्शन कराने लग गया ना, तो जो आईफोन इंडिया में 1 से 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है ना, वही आईफोन फिर अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। 10 टाइम्स चल ना भी हो, 4 to 5 टाइम्स तो मिनिमम है। क्योंकि वहां पे जो वेजेस है ना, वो एज कंपेयर टू चाइना, इंडिया और ऐसी पुअर कंट्रीज बहुत ज्यादा है। मतलब सोचो 1 लाख का आईफोन जो मिल रहा है वो हमको 10 लाख में लेना पड़े। और इंडियंस तो ऐसे हैं, एक लेवल तक शौक चलता है, बट जब वो शौक गले से ऊपर चले जाए ना, फिर इंडियंस कहते हैं छोड़ो ना, बकवास चीज तो है, एक बार चला के देख लिया ना, अब क्या करना है आईफोन का। तो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक उन पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकली कोई डिसीजन लेना तो उनकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि हाँ जी ये लेना है, बस बात खत्म। ना तो कोई सरकार, ना लोग धरने पे आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का ना ये एक प्लस पॉइंट तो है कि यहाँ इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। बट इसके नुकसान भी तो बहुत ज्यादा है। इंडिया में करप्शन इतनी ज्यादा है कि कहते हैं कि इंडिया अगर करप्शन बंद कर देना तो 10-20 साल में इतनी डेवलप हो जाए कि चाइना अमेरिका से compete कर सकती है। ठीक है। और अंदर ही अंदर ना, मैंने एक राज शमानी, एक बहुत बड़े पॉडकास्ट है, उसमें एक खान सर आए थे। तो वो कह रहे थे कि चाइना जो है ना, वो इंटरनली कुछ ना कुछ तो कर रहा है। वो, उसे ये बात तो पता है कि वो फाइट किसी से नहीं कर सकता, बट उसको ये भी पता है कि अगर मान लो कोई एरोप्लेन या कोई फाइटर जेट अमेरिका जैसी कंट्री $1 बिलियन में बना रही है ना, तो वो सेम चीज चाइना 400 से 500, मतलब हाफ प्राइस पे बना के रेडी कर देगा। अमेरिका ने जो B2B बॉम्बर बनाया, जो अभी पुतिन और अमेरिका की मीटिंग में उसके ऊपर से गया था, वो अमेरिका ने बनाया था पता नहीं, मे बी $1 या $2 बिलियन का। और चाइना ने उसको हाफ प्राइस पे बना के रेडी कर दिया, सेम कॉपी पेस्ट।
तो मतलब आप सोच सकते हो चाइना के पास एक तो इकोनॉमिकली इतना प्लस पॉइंट है, ऊपर से अगर वो कोई चीज़ हाफ प्राइस पे बना रही है तो वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार को एक बजट, मतलब सिंपल लगा लो, अगर एक दो कंट्रीज पे करोड़ रुपए हैं, वो उसका हाफ रेट है, तो वो जहाँ 1 लाख गन्स खरीद रही है वो 2 लाख खरीद पाएंगी, तो उनपे एक आर्मी का भी ऊपर अपर हैंड हो जाएगा। और चाइना ना स्टार्टिंग से बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा वाली थ्योरी फॉलो करती है कि जब तक हो ना, जब तक आप अंदर नहीं अंदर अच्छे से हर चीज को तैयार कर लो, तब तक दुनिया को बताओ ही मत। जब तक आपका काम हो ना जाए, दुनिया को पता ही नहीं चलना चाहिए आप ऐसा कोई काम कर रहे हो। ये थ्योरी चाइना बहुत ज्यादा फॉलो करता है। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था, जो इंडिया इस AI LLM वाली फील्ड में सेकंड रन पे है, मतलब फर्स्ट 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 मूवर बेनिफिट इंडिया को नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडिया कोई AI डेवलपमेंट नहीं कर रहा। AI डेवलपमेंट सिर्फ अमेरिका और चाइना ही बेसिकली कर रहे हैं, और कोई कंट्री इतना ज्यादा नहीं कर रही। तो इंडिया को इसका नुकसान नहीं होगा कि ये तो एक नई फील्ड आ रही है और इंडिया इस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो एज अ सेकंड रनर, मतलब एज अ सेकंड मूवर, इंडिया को क्या फायदा होगा? और सेकंड रन, मतलब सेकंड मूवर के साथ इंडिया इससे compete कर पाएगा? जो अमेरिका और चाइना जैसी इतनी डेवलप, इतनी रिच कंट्रीज है, उनसे इंडिया कैसे compete करेगा, किस वे से करेगा? और मतलब ऐसे क्या रीजंस बनेंगे जो इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा? मैं कहीं सुन रहा था कि इंडिया AI की फील्ड में चाइना अमेरिका से ऊपर जाएगा। मुझे पता है इस केस में पर्सनली क्या लगता है कि ये जो चाइना अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज आज के टाइम पे LLM, मतलब जैसे AI के इतने ज्यादा अपर हैंड में है कि उन पे इतनी ज्यादा एडवांटेज है कि चाइना अपने मॉडल्स बना रहा है, अमेरिका अपने मॉडल्स बना रहा है, और इंडिया इस फील्ड में अभी इतना ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। यहाँ तो हमारे कॉलेजेस भी अभी इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं कि हमारे यहाँ अभी भी वही चीज सिखाई जा रही है जो 50 साल पहले सिखाई जा रही थी। और फिर आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो जॉब करे जो आज की टेक्नोलॉजी से क्या बोलते हैं, मतलब हैंड टू हैंड कर सके या उसको मैच कर सके। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जिस स्टडी के बेसिस पे 50 साल पहले जॉब मिल रही थी, अब उस स्टडी के बेसिस पे तो नहीं मिल सकती ना। हम यूजलेस चीजें ज्यादा पढ़ रहे हैं और जो चाहिए वो हमारी कंट्री में पढ़ाया नहीं जा रहा, मतलब वो सिचुएशन आ चुकी है। तो ये जो LLM, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि जो AI आ रही है इससे क्या डिफरेंस आएगा, इससे क्या कंपनीज को फायदा होगा, क्या इसमें लोगों की जॉब्स जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी या कम होएगी या बढ़ जाएगी, क्या होगा? जो मुझे पर्सनली लगता है ना, इससे पता है क्या होगा? जो कंपनीज AI मॉडल्स या AI बनाएंगी ना, जो AI मॉडल्स या AI कंपनीज लेके आएंगी, उनसे ज्यादा बेनिफिट ना जो उसको यूज करके अपना बिजनेस खड़ा करेंगी ना, उनको होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, जिस बंदे ने, मान लो कोई XYZ था, अमेरिकन अमेरिकन या जर्मन जो भी था, XYZ था, उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, उसने अपने नाम पे पेटेंट करा ली। उससे ज्यादा बेनिफिट तो उससे हो रहा है ना जिसने उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलने वाली मशीन्स होगी, कोई पावर प्लांट हो गया, जिसने वो बनाए, उनको एज कंपेयर टू हिम बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई और उसकी वजह से बॉलीवुड आया, उसकी वजह से हॉलीवुड आया, उसकी वजह से ये मोबाइल सेक्टर आया, उसकी वजह से इंस्टाग्राम आया। मतलब अगर देखा जाए तो सारी चीजें एट द एंड तो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो ये मोबाइल, ये इन्फ्लुएंशियल काम, ठीक है, ये इतने टेक्नोलॉजिकल काम नहीं होते। आज भी इंडिया, अमेरिका, रशिया, बड़ी जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज वही अपनी सिंपल सामान बेच रहे होते, खाने पीने का या यूज करने का, या एग्रीकल्चर में लगे होते। मतलब बेसिकली जैसे सिस्को और नेटफ्लिक्स के साथ हुआ था कि जैसे सिस्को ने ये फ्री मूवीज, मतलब फ्री मूवीज तो नहीं, एक मूवीज प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट लाया और खुद वो खत्म हो गई और नेटफ्लिक्स इतना ज्यादा बड़ा बन गया। सेम विद AI है कि मतलब नियर फ्यूचर में ना, जैसे अमेरिकन, रशियन, चाइनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मतलब टेक्नोलॉजिकली इतनी ज्यादा एडवांस्ड हैं, वो कंट्रीज, वो कंपनीज जो AI मॉडल्स बनाएंगी, इंडिया के बच्चे हैं ना, वो बेसिकली उस पे उनसे तो compete नहीं कर पाएंगे यार। अमेरिकन, चाइनीज इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि उन पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सच है, चाहे कड़वा है, ये सच है। बट आप उस केस में अब ये नहीं कह सकता ना कि इंडिया पे डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो चलो छोड़ो, हम इस केस में नहीं, ऐसे नहीं होता ना। हमें कुछ ना कुछ तो इस फील्ड में करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारा नियर फ्यूचर आएगा ना इंडिया में,
हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली दो काम करेगी। पहला, जो फ्यूचर में आने वाली यूरोप की, अमेरिकन, चाइनीज, रशियन कंपनीज है, उसके लिए इंडिया एक तो पहले ही चीप लेबर है। हमारे यहाँ 1-2 लाख की सैलरी बहुत मानी जाती है, बट ऑन द अदर हैंड वही आप अमेरिका जाओ, वहां पे इसको चीप लेबर बोला जाता है। तो इसी चीप लेबर के धब्बे के साथ ना इंडियंस पे उस एआई मॉडल्स को चलाने या मेंटेन करने का काम ज्यादा आएगा। जैसे इंफॉर्मेशन है उसको क्लीन करना, जैसे बड़ी बड़ी जो डाटा सेंटर्स हैं उनकी मेंटेनेंस, उनमें मतलब आप छोटे मोटे काम लगा लो कि हाँ जी ये है, आप कॉल सेंटर टाइप जॉब्स हो जाएंगी, जैसे फ्रीलांस होता है। तो उस सिचुएशन में पता है क्या होगा, इंडिया पे सबसे ज्यादा दो बेनिफिट आएंगे, क्योंकि इंडिया एक तो एजुकेटेड बहुत है, क्योंकि बाहर के लोग ना पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर पैसा आ रहा है तो आने दो ना, क्यों आपने स्टडी के चक्कर में वेस्ट करना है। ये बात मुझे अमेरिका की बहुत अच्छी लगती है कि अगर वहाँ वहाँ लोग कई इसमें भी हैं कि हाँ पढ़ाई डिग्री लेनी है, बट वहाँ कई लोग स्किल बेसिस पे आएंगे, हाँ जी स्किल सीखना, हमें कॉलेज चाहे हम ना जाएं, हम स्कूल चाहे ना जाएं, हमें वो स्किल आ गया तो पैसे आ जाएंगे। और पैसे एट द एंड तो सब पैसा ही है, मतलब पैसा नहीं है, रिलेशनशिप्स भी एक लेवल पे आ जाती हैं, बट हम इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं तो पैसा ही एट द एंड सब कुछ है। आप पे कितनी इनकम आ रही है, मैटर तो कंट्री की जीडीपी में वही करेगी ना। तो इंडिया के नियर फ्यूचर में पता है क्या है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा। अगर 150 करोड़ की जनता में से आप 15 लाख को भी कोई सामान पसंद करके बेच पा रहे हो ना, तो आपका बिजनेस बहुत तगड़ा चल सकता है। और इंडिया एक तो एंटरप्रेन्योर्स को फंड बहुत ज्यादा कर रही है, क्योंकि इंडिया को अभी एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बची नहीं है, जनता यहाँ पे बढ़ी जा रही है। अब सरकार अपनी जगह सही है, वो कितनों को सरकारी नौकरी देगी, कितनों को एम्प्लॉयमेंट देगी भाई। 150 करोड़ की जनता है, 150 करोड़ की 150 करोड़ को थोड़ी जॉब मिल जाएगी, इतना काम भी तो होना चाहिए। और वही अब सरकार करेगी कि वो फंड करेगी कि हाँ हमसे पैसा लो, आप बिजनेस खड़ा करो। क्योंकि अगर 20 लाख में वो एक बंदे को 2 साल के लिए जॉब दे रहे हैं, वही 20 साल में वो किसी आदमी को पैसे देंगे जो आगे आने वाले 30 साल तक अपना काम चलाएगा, जिसकी वजह से 1,000 लोगों को जॉब मिलेगी। तो सरकार इस फील्ड में जॉब, एम्प्लॉयमेंट और अपने रेलवे स्ट्रक्चर या कोई भी फील्ड, उससे ज्यादा खर्चा एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि इसको इसका सरकार को देश के लॉन्ग रन में बहुत फायदा है। क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया में बिजनेसमैन होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, उतना ज्यादा इंडिया इकोनॉमिकली, जीडीपी वाइज पूरी दुनिया पे कहते हैं ना राज कर पाएगी। क्योंकि इंडिया पे सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारी पॉपुलेशन, हमारे पे चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन है। और अमेरिका इस चीज में बैकहैंड पे है, क्योंकि वहां पे रिलेशनशिप्स नहीं चलते लोगों के, वहां शादी टूटना, डिवोर्स होना तो एक इतनी आम बात है, बट इंडिया में इसको आज भी एज अ शेम माना जाता है, और जो कि एक तरीके से सही भी है। और हम इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं जाते, हम अपनी इकोनॉमिकली बात करते हैं। तो इंडिया को ना एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत ज्यादा अपर हैंड मिलेगा। इंडिया में बिजनेसेस अभी आएंगे, अभी तो इंडिया में शुरू हुआ है बिजनेस की, न्यू न्यू आइडियाज अभी तो धीरे धीरे आएंगे, सरकार भी पैसा देगी, लोग अपना बिजनेस खोलेंगे। और फायदा पता है क्या है, क्योंकि 99.99% जो जनता है ना वो जॉब ढूंढने में लगी है। तो जो 0.1% भी अपना काम खोल लेगा ना उसका चलेगा, क्योंकि जॉब लोगों को चाहिए। और जितना ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी उतना एक्सपेंडिचर बनेगा, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतनी वो सामान ढूंढेंगे कि मैं क्या अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए खरीद सकता हूँ। ऐसी क्या चीज है जो मैं खरीदूं जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। और ये हमारी इकोनॉमी को आने वाले 10 से 20 सालों में मेरे हिसाब से वर्ल्ड के नंबर थर्ड या सेकंड पे ले आएगी। हाँ जी, मैं इस बात से पूरा एग्री करता हूँ कि इंडिया में आएगा जरूर, 101% आएगा। बट इसको लाने के लिए ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, हमारी एजुकेशनल सिस्टम को बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। हमारी ना एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे ना लीकिंग पॉइंट्स हैं, और उनको हमें कुछ ना कुछ करके, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक भरना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे 101% एक फेल्ड सिस्टम है, जो कि एक वही आज से 20 से 40 साल पहले रट्टा वाले कॉन्सेप्ट पे आज भी चल रहा है कि हाँ जी ये रट्टा मार लो, ये चीज पेपर में लिखा हो, आपको जॉब मिल जाएगी, आप लाख रुपया कमाओगे। अब वो रट्टा वाला कॉन्सेप्ट ना वो पहले भी नहीं था,
और वो आगे होगा भी नहीं। वो बस एक 40 50 100 साल का टाइम पीरियड आया था जब वो रट्टे वाले कॉन्सेप्ट हाइप में था। और मतलब आप खुद सोचो, आपने कोई चीज याद करके कहीं लिखा है और आपको इस बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं, आप में कोई स्किल नहीं है, आपको काम करना नहीं आता, बस आपकी माइंड कितना ज्यादा चीज याद कर सकता है, आप उस बेसिस पे किसी को जॉब, उस बेसिस पे किसी को स्किल थोड़ी सिखा सकते हो। और यही तो बैक पॉइंट आ जाता है कि अब बच्चों ने क्या करा होता है, उनको रट्टे मारने अच्छे से आते हैं, वो पेपर क्लियर कर लेते हैं, बट आगे जाके जब जॉब जॉब उन्हें मिल भी जाती है, ये नहीं कि जॉब नहीं मिलती, वो जब जॉब मिल जाती है ना, या तो वो यार वो अनसेटिस्फाइड होते हैं या उनसे वो काम नहीं हो पाता। और ये फैक्ट है। लोग आईआईटी से निकल के जो रट्टू तोते जिन्हें हम कह देते हैं, वो पढ़ तो जाते हैं, उनको जॉब भी मिल जाती है, बट जब काम करने का टाइम आता है ना, फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि काम कभी सीखा नहीं, काम कभी देखा नहीं करते हुए किसी को। अब एकदम 23 24 की एज में आपको काम मिल रहा है और आपको इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि आपसे वो काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि थियोरटिकली किसी प्रॉब्लम को, किसी इशू को पढ़ना और प्रैक्टिकली उसे देखने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। और इंडिया को ना ये रट्टू तोते वाला कॉन्सेप्ट जो 1990 से अब तक चले आ रहा है कि हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे था बट इतना नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो चल एजुकेशन ही बहुत ज़्यादा टफ होती थी, बट जो ये 1990 से कॉन्सेप्ट चला आता जा रहा है ना एजुकेशन का, जो हमारे एजुकेशन ने एकदम ही चेंज ले लिया। कहाँ हमें एक टाइम पे वैल्यू सिस्टम सिखाया जाता था और आज के टाइम पे वैल्यू सिस्टम वैल्यू ही नहीं करता। कि जरूरी नहीं है कि आपको बोलने के मैंने से यहाँ में वैल्यू सिस्टम है, हाँ जी आपको ये पेपर आता है, आपने ये पेपर क्लियर करा, लो जी जॉब पकड़ो, जो कि गलत चीज है। कितने टाइम तक कर लोगे आप, कितने टाइम तक आपकी जॉब रह जाएगी? आपको अगर लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, और आप उस पॉइंट पे एक कंपनी को बेनिफिट नहीं दे रहे, तो कंपनी आपको ज्यादा देर नहीं रखेगी। इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जो करप्शन, देखो जितनी वैल्यू सिस्टम कम होगा उतनी ज्यादा करप्शन बढ़ेगी, और ये फैक्ट है। पुराने टाइम में वैल्यू सिस्टम सिखाया जाता था कि हाँ गलत करोगे गलत मिलेगा, अब वो सिखाते नहीं, अब क्या हो रहा है, करप्शन ही करप्शन है। हर चौथा बंदा करप्टेड है। आपको एक आधार कार्ड बनाना है, आपको 10 जगह घूमना पड़ेगा, आप 500 रुपये दो, घर बैठे बैठे आ जाएगा ना, आपको वहां जाने की जरूरत है। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा गलत है, और इसको ना इंडियन गवर्नमेंट को ही ठीक करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट से भी हटके आम जनता को, क्योंकि जब तक आम जनता चीज बात फॉलो नहीं करेगी तो सरकार क्या ही कर लेगी। वो तो ऑर्डर पास कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को डंडे मार सकती है। इस केस में ना हम दोनों को, सरकार और आम जनता को मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड डेवलपमेंट हम लोगों की ही है। सरकार में आज कोई पावर में है, कल कोई नहीं है। आज कोई मंत्री बना बैठा है, कल क्या पता उसका बेटा भी हमारे जैसा हो। क्या पता आज जो आम जनता हम बैठे हैं, हम कल को कोई बिजनेसमैन हो, कोई बहुत बड़े सीएम हो। तो हमें एट द एंड तो अपने देश की डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी। तो चलो फिर अब हम लास्ट में पहुंच गए। अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब फिर से जो बिग राइटर्स थे, जो अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट थे, और जो स्टोरी टेलर्स थे, जो पर्सपेक्टिव चेंज तो नहीं कर पाते थे बट आपकी लॉजिकल थिंकिंग में एक एडवांसमेंट ले आते थे, वो लोग अब फिर से पावर में, मतलब वो फिर से फेम में क्यों आएंगे? मैं कहीं पढ़ रहा था कि अब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, कि ये न्यूज वाले का टाइम खत्म हो चुका है, और अब आएंगे पॉडकास्टर्स, अब आएंगे एजुकेशनल वीडियोस देने वाले, जो सच बोलते हैं, कम बोलते हैं बट सच बोलते हैं, जो अच्छा बोलेंगे बट कम बोलेंगे, एज कम्पेयर टू जो बहुत ज्यादा बोलते हैं और बोलते बकवास है। मतलब ये जो आप बात बता रहे हो ना, ये मैं आपको बताता हूँ ये किस वे से 100% करेक्ट हो जाती है। ठीक है, आप इंडिया के, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ना इंडिया के ट्रेडिशनल चैनल्स को देखो, जो ट्रेडिशनल न्यूज चैनल है, जो पुराने चलते आ रहे हैं, जैसे रिपब्लिक भारत हो गए, इसको भी 5 10 15 साल हो गए, और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं। अब क्या हो रहा है, अब सबको पता है कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये जितने भी जर्नलिस्ट कैमरामैन सब बिके हुए हैं। ये जो न्यूज दिखा रहे हैं, ये एट द एंड गवर्नमेंट ही इनको दिखाना चाह रही है, और ये बिके हुए हैं। इनको कोई 1000 रुपए दे रहा है तो ये बोल रहे हैं, दूसरी पार्टी ने 2000 दे दिए तो वो दूसरे के फेवर में हो रहे हैं। मतलब दल बदलू वाला साहब हो रहा है। सब सब लोग बिके हुए हैं, लोगों को पता है। लोगों का ट्रस्ट इन लोगों से खत्म होते जा रहा है। तो अब जब आपका किसी एक कम्युनिटी से ट्रस्ट उठेगा तो आम जनता क्या करेगी? उसको एक ऑल्टरनेट तो चाहिए ही चाहिए, और इसका फायदा उठाएंगे न्यू कमर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब न्यूज का काम खत्म होते जा रहा है, अब काम बढ़ किसका रहा है? ऑल्टरनेट किसको फायदा दे रही है? पॉडकास्ट वालों को, जो
जैसे नीतीश राजपूत जैसे एजुकेशनल, ध्रुव राठी जैसे एजुकेशनल एक आप पर्सन कह सकते हो जो कि एक न्यूज वाले नहीं है, बट वो जो बता रहे हैं ना वो 101% सच है। 101% तो चलो आप नहीं कह सकते, वो भी एक टाइम पे आके पेड हो जाता है, बट आप 50% चांस तो ले सकते हो ना, क्योंकि उनको उतना बेनिफिट नहीं है ना जितना न्यूज वालों को। क्योंकि आज भी इंडिया में अगर मीडिया कोई डेरिवेटिव चला दे कि हाँ जी ये बंदा गलत है, और चाहे पूरा यूट्यूब कम्युनिटी मिलके उसको अपोज करे, बट बात तो मीडिया की मानी जाती है। क्योंकि हमारी अभी भी जो मिलेनियल जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है वो यूट्यूब से ज्यादा न्यूज वालों पे बिलीव रखती है, और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है वो भी ऐसा ही है, ठीक है। अब मीडिया हाउसेस हो गए, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जैसे रिपब्लिक भारत एक चैनल है बड़ा फेमस। अब ये ना इंडिया में बन चुके हैं नरेटिव, और नरेटिव कह सकते हो, डिसीजन क्रिएटर्स कह सकते हो। मतलब जो इन्होंने कह दिया ना वो एट द एंड यही एक नरेटिव बन जाना है। और ये चीज अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है उनका इन पे ट्रस्ट ही नहीं है। मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं कि जी आप तो कोई भी चीज दिखा देते हो, कुछ भी बोल देते हो, आपको पता तो चलता नहीं। टीआरपी के लिए आप कुछ भी, आप किसी को भी अपना बाप बना लोगे, किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, किसी के भी पैरों में गिर सकते हो। बट और एक तरफ ये सब कुछ पेड है, और ऑन द अदर हैंड जो पॉडकास्ट है और जो ये एजुकेशनल सिस्टम्स हैं जैसे नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी, ये एक तो बहुत लो कॉस्ट में है। अगर इनकी आपको स्पेशल मेंबरशिप लेनी है आपको 40-50 रुपए महीने में मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड रिपब्लिक भारत ये वो मतलब ये फ्री तो है, बट ये प्रमोशन जितनी, अब जैसे एक तरफ चल रहा है कि हाँ इस जगह की इतना ऑयल खाने की वजह से 100 लोगों की डेथ, ऑयल कम करो, ऑयल चलाना बंद करो, और उसी के दौरान साइड में ऐड आ रही है जी केसर पान मसाला। मतलब कोई सेंस नहीं बनी ना। अब जो ये बड़े बड़े पॉडकास्ट वाले हैं ये ऐसी एड्स तो कम से कम नहीं कर रहे ना कि जो बिल्कुल ही सेंसलेस है। एक तरफ आप कह रहे हो तेल खाना कम करो आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और ऑन द अदर हैंड आप कह रहे हो कि केसर पान मसाला खाओ जी, इससे आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब लोगों को ना स्मार्ट कंटेंट ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू वही हाँ जी दिल्ली में ये हुआ, दिल्ली में ये हुआ। मतलब ये वाला जो नरेटिव था, ये वाला जो दौर था, टाइम पीरियड था, ये अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब लोग आ रहे हैं, अब लोगों को क्या चाहिए, स्मार्ट कंटेंट। मतलब उनको वैल्यू ऑफ टाइम चाहिए। मतलब अगर वो कोई चीज देख रहे हैं तो उसके उन्हें कोई आरओआई तो उनका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो चलो उनकी कोई नहीं है, बट जो वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको उस आपका रिटर्न भी तो मिले। अब एक पॉडकास्ट देखने में जितनी आपको इंफॉर्मेशन गेन हो रही है न्यूज देखने पे उतनी हो रही है। न्यूज में एक तो ऐड बहुत है, ऊपर से वो एक बात को 10 बार रिपीट करेंगे, वो 5 नाम के पढ़े लिखे अपने एक्सपर्ट बुलानेंगे, और वो मतलब लिटरली जैसे मच्छी मार्केट में लोग लड़ते हैं ना, वो पढ़े लिखे लोग वैसे लड़ रहे हैं न्यूज पे ऑन लाइव। और वही ऑन द अदर हैंड पॉडकास्ट पे सामने एक बंदा बैठा है, एजुकेटेड बंदा बैठा है, जैसे मान लो मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं आपको इतने वो आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, और वही न्यूज चैनल पे 5 लोग बैठे हैं वो बोली जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। तो आप किसकी बात पे विश्वास करोगे, मेरी बात पे ना। अब जैसे आप सब ऑनलाइन देख रहे हो, आप किसकी बात पे ज्यादा बिलीव करोगे, मैं एज अ गेस्ट जो इन्हें बोल रहा हूँ, या जो न्यूज वाले आप सबको बोलते हैं कि हाँ जी ये हो गया ये हो गया, नहीं ना। हमारी बात पे ज्यादा विश्वास है ना आपको। हम क्योंकि एक टाइम पे ना जब स्मार्ट कंटेंट चलना शुरू हो जाएगा ना, ये जो नरेटिव बेस्ड कंटेंट है ना, जो ये टीआरपी वाला है, ये सिस्टम इंडिया में खत्म हो जाएगा। और इसका फायदा होगा जो अच्छे राइटर्स हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें अच्छे से बोलना आता है। मतलब अब वो टाइम खत्म हो जाएगा कि आप एक चीज 10 बार दोहराओगे तो लोग मान लेंगे। अब वो टाइम आएगा आप एक ही चीज अच्छे से बताओगे ना तो लोग आप में बिलीव करेंगे, लोग आप पे आपको सुनने के लिए पैसे खर्चेंगे। अब वो टाइम पीरियड आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी एजुकेशनल, थोड़ी सी भी बेनिफिशियल या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस और पाने के लिए आप मेरे चैनल को नोटिफिकेशन ऑल पे डाल सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, हम किस पर्सन को एज अ गेस्ट लेके आए अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में।